Hello students, this is Mrs. Bharti Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana. Welcome back in my lecture for BSc 5th semester Physics Paper 1 Unit 3 Lasers, and today we shall be studying about basic principles of lasers and threshold condition for laser oscillations. हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर से. The medium which is capable of emitting electromagnetic radiations is known as active medium. कोई भी मीडियम जिसमें से रेडिएशंस निकल सकती हैं उसे हम एक्टिव मीडियम बोलते हैं. और क्योंकि हम यहाँ लेजर्स की बात कर रहे हैं तो इस मीडियम में जो ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनमें स्टिमुलेटेड एमिशन हो के हमें एम्प्लीफाइड लाइट मिलेगी, दोज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नोन एज एक्टिव स्पीशीज. नाउ हम लास्ट लेक्चर में फुशबॉर-लेडेनबर्ग फॉर्मूला पढ़ के गए थे और वहाँ हमने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था. इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें एक नेगेटिव साइन है. नाउ सिंस नॉर्मली कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉर्मली वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं. ग्राउंड स्टेट में होते हैं दैट मीन्स number of atoms in the lower state N1 is much more than number of atoms in the higher state that is N2. तो अगर N1 N2 से बड़ा होगा तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार अल्फा ओमेगा इज पॉजिटिव. अल्फा ओमेगा पॉजिटिव होने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, एमिशन कम है, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हमारी बीम का एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा, यानी कि बीम अटेन्यूएट हो जाएगी. तो अगर हमें एम्प्लीफिकेशन चाहिए तो ऑब्वियसली हमें अल्फा पॉजिटिव नहीं चाहिए बल्कि इसका उल्टा चाहिए. दैट मीन्स अल्फा शुड बी नेगेटिव. अल्फा नेगेटिव मीन्स N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1. सो अगर N2 N1 से बड़ा हो जाएगा तो अल्फा ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा एंड स्टिमुलेटेड एमिशन विल बी मच मोर देन एब्जॉर्प्शन. Therefore, if alpha omega is positive, the above formula can now be written as A21 n pi square c square G2 upon G omega square ब्रैकेट में G1 upon G2 N2 minus N1 G omega. Now ये जो प्रोसेस है मेकिंग N2 ग्रेटर देन N1, दैट मीन्स हायर लेवल में ज़्यादा एटम्स हों, लोअर लेवल में कम एटम्स हों, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन उल्टी हो गया क्योंकि नॉर्मली लोअर लेवल में एटम्स कम होते हैं, पर हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हायर लेवल में एटम्स ज़्यादा हों, ज़्यादातर एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो. सो दिस इज पॉपुलेशन इन्वर्जन. नाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन हम तब करवा पाएंगे अगर ऊपर वाले लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है तो वो वहां थोड़ी देर रहे, वहां से फटाफट स्पॉन्टेनियसली जंप करके वापस लोअर लेवल में ना आ जाए. सो द लाइफ टाइम ऑफ द अपर लेवल मस्ट बी लार्ज सो दैट देयर इज टाइम फॉर पॉपुलेशन बिल्डअप. वहां पे नंबर ऑफ एटम्स हायर लेवल में इकट्ठे होने देने चाहिए ताकि N2 किसी तरह धीरे 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 बढ़ता रहे. सो अपर laser level must have large lifetime so that there is time for population buildup in this level before spontaneous emission happens. This process or this level, such a level is known as metastable level, and the lifetime of such a level is of the order of a few microseconds to a few milliseconds. So the energy levels with large average lifetime they are known as metastable levels. और हर मीडियम में हर एटम मॉलिक्यूल आयंस में ज़रूरी नहीं है ऐसे लेवल्स प्रेजेंट हों. तो इसलिए जब हम एक्टिव स्पीशीज़, एक्टिव मीडियम चूज़ करते हैं, ढूंढते हैं, तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होता है कि उन ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में मेटास्टेबल लेवल हो और
एट द सेम टाइम मेटास्टेबल लेवल के साथ साथ एक लोअर लेवल हो, जिनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो we should get a photon in the visible range. Normally, most of the energy levels, they have small lifetime of the order of 10 raised to power -8 seconds. तो जो लेवल्स मेटास्टेबल नहीं हैं, जनरली जो होते हैं हर एटम में, उनमें लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन उनमें एक्साइट होके जाता है और फटाफट लोअर लेवल में जंप कर देता है, इससे पहले कि उसमें पॉपुलेशन बिल्डअप हो. सो हमें ज़रूरत है ऐसे एटम्स की जिनमें मेटास्टेबल लेवल हो. नाउ एम्प्लीफिकेशन के लिए ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द एम्प्लीफिकेशन, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन. और इस क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, सम वे टू गिव एनर्जी टू द मीडियम एक्टिव स्पीशीज सो दैट दे अचीव minimum value of n2 minus n1, minimum value of population inversion. The process of giving energy and attaining a critical population inversion is known as पंपिंग. तो हमने कई नई टर्म्स पढ़ ली, एक्टिव मीडियम, एक्टिव स्पीशीज, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटास्टेबल लेवल और क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग. नाउ ये सब चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि जो मीडियम हमने ले लिया उसको कंटेन किस में करेंगे, उसको किस में रखेंगे. Now the probability of a photon producing a stimulated emission can be increased by reflecting it back and forth through the medium several times. एक ही बार में कुछ फोटोन स्टिमुलेटेड एमिशन से अगर प्रोड्यूस होते हैं मीडियम में, एक जगह से चल के दूसरी जगह तक जाने में, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड बीम नहीं मिलती है. सो इसके लिए हमें ऐसा तरीका अपनाना पड़ता है कि जो फोटोन्स हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए गिवन मीडियम में बहुत लार्ज डिस्टेंसेस ट्रेवल करें, एंड दैट मीन्स दैट इज अचीव्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ मिरर्स एट द एंड ऑफ द कंटेनर. हम एक जो कैविटी लेते हैं जिसमें मीडियम होता है, उसके दोनों एंड्स पे हम 2 मिरर्स लगा देते हैं. फोटोन्स एक साइड से दूसरी साइड पे जब एक मिरर पे फॉल करते हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फिर सीधे जाके दूसरे मिरर पे फॉल करते हैं, वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, इसके कारण द फोटोन्स कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंसेस इनसाइड द मीडियम एंड द बीम स्लोली बिल्ड्स अप. बीम का एम्प्लीफिकेशन इस प्रोसेस में बढ़ता चला जाता है. ना जो 2 मिरर्स लगाते हैं हम इस कैविटी के दोनों तरफ, वन ऑफ द मिरर्स इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, 100% रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि उस पे जो भी फोटोन फॉल करेंगे 100% ऑफ द फोटोन्स विल बी रिफ्लेक्टेड. और जो दूसरा मिरर होता है इसके बिल्कुल सामने दूसरे एंड पे, एज शोन इन फिगर, वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है एंड इट इज पार्शियली ट्रांसमिटिंग. क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से बीम बाहर भी चाहिए, हमें लेजर बीम बाहर भी निकालनी है, यूज करना है उसको. सो वन ऑफ द मिरर्स इज पार्शियली ट्रांसमिटिंग, वहां से कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और 1 और 2% फोटोन्स हम बाहर निकाल लेते हैं एज लेजर बीम. सो दिस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर इज नोन एज आउटपुट कपलर. और इस पूरी कैविटी को fitted with 2 parallel mirrors as discussed above, this is known as oscillator cavity or resonant cavity or optical resonator. नाउ नॉर्मली क्या होता है, इनफैक्ट इन प्रैक्टिस जब हम एक्चुअल लेज़र बनाते हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हम कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोटोन्स नहीं लाते हैं.
We simply excite the atoms to their higher state, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं, और जब हम इंतज़ार करते हैं कि कोई ना कोई स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन प्रोड्यूस होगा, फिर वो फोटोन बाकी एटम्स में स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएगा. So the role is played by some spontaneously emitted photons from some active species of the medium. Now, each spontaneously emitted photon may induce several stimulated emissions as it is reflected back and forth from the mirrors of the resonant cavity, as I said earlier. Since the direction of spontaneously emitted is random, spontaneously emitted photons is random, they cause stimulated emission of photons randomly in all directions. अब stimulated emission के लिए spontaneously emitted photon को जब हम यूज करेंगे तो फिर हमारे पास सामने दूसरी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि spontaneously emitted photon पे हमारा कोई बस नहीं है, वो randomly चारों डायरेक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जब आगे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे वो बीम में भी मीडियम के अंदर भी चारों डायरेक्शन में स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे. ऐसे में हमारे पास जो बीम आएगी दैट इज नॉट कोहेरेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस. हमारा जो एम्प्लीफिकेशन का एम है वो पूरा नहीं होगा, चाहे हमने n2 - n1 जो क्रिटिकल इन्वर्जन था वो अचीव कर लिया है तब भी. इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो फोटोन्स कैविटी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसमें रहें और बाकी रैंडम डायरेक्शन वाले फोटोन्स किसी तरह खत्म हो जाएं. बाय सम प्रोसेस दे आर फिनिश्ड एंड ओनली फोटोन्स ट्रेवलिंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन आर सेलेक्टेड. तो ऐसा हम कैसे करते हैं? ये जो डायरेक्शन हम चूज करते हैं ये इस कैविटी की एक्सिस के पैरेलल होती है. तो इस कैविटी के बिल्कुल एक्सिस के अलोंग जो फोटोन्स ट्रेवल करते हैं वो इन दोनों मिरर से बार बार रिफ्लेक्ट होके, और वो तो कैविटी के अंदर रहते हैं, लेकिन जो हम वॉल्स बनाते हैं कैविटी की वो हम इस तरह बनाते हैं, रफ बनाते हैं या कुछ इस तरह बनाते हैं कि जो फोटोन्स उन पे फॉल करें वो सब एब्जॉर्ब हो जाएं, डैम्प हो जाएं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाए, वो वापस रिफ्लेक्ट ना हो, सो दैट वो धीरे धीरे डाई आउट हो जाए. हम इस रेजोनेंट कैविटी को इस तरह बनाते हैं कि फोटोन्स ट्रेवलिंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन they are damped out and only a few of them which are traveling parallel to the axis are retained. अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कुछ केसेस में जो एक्टिव स्पीशीज हमने चूज की है, जो एटम्स चूज किए हैं लेजर प्रोड्यूस करने के लिए, उनमें स्टिमुलेटेड एमिशन 2 से ज़्यादा एनर्जी लेवल में हो रहा हो. दैट मीन्स हमें 2 वेवलेंथ्स मिल रही हो एम्पलीफाई होके स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण. ऐसे में हमें उनमें से, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक बीम चाहिए, तो हमें उनमें से एक ही वेवलेंथ की स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस हुए फोटोन चूज करने होते हैं और दूसरा सेट ऑफ वेवलेंथ जो है somehow we have to discard it, this is to be rejected. तो ऐसी जो अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस होती हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैविटी के एंड्स पे जो हमने 2 मिरर्स लगाए उनको मिरर्स को हम इस तरह चूज करते हैं दैट देयर रिफ्लेक्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. वो किसी एक फ्रीक्वेंसी, किसी एक वेवलेंथ के फोटोन्स को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकियों को वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर हमें एक डिजायर्ड लेवल का एम्पलीफिकेशन चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो लाइट को उस रेजोनेंट कैविटी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे दोनों मिरर से बार बार रिफ्लेक्ट. Now the condition is achieved as a photon traveling parallel to the axis of the cavity bounces back and forth between the 2 mirrors of the cavity. The
रियर मिरर, जिसको हम पीछे वाला मिरर बोल रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्टिविटी है 100%, सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द photons falling on it. The front mirror transmits partially through it. It reflects the rest of the intensity falling on it back to the medium. This process is known as feedback process of the cavity, due to which buildup of oscillations due to stimulated emissions takes place in the laser medium. The selected value of reflectivity of the output mirror depends upon the gain of the laser medium and losses within the cavity. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैविटी में फोटोन्स में जो लॉसेस हैं वो किन किन रीजंस की वजह से होते हैं, पर जो रिफ्लेक्टिविटी है आउटपुट कपलर की, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर की, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड उसकी वैल्यू कई चीज़ों पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ दैट वी वांट टू retain, and it depends upon the gain of the laser medium. Now here I have shown, we are revising, हमारे पास एक लेज़र बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं. Let us revise once again. These are known as components of a laser, and I have shown block diagram also. We should have an active medium that can amplify light that passes through it by achieving population inversion. Then to achieve this population inversion, we have a source of energy जिसे हम कहते हैं pump, and for all this we have to have a proper resonant cavity fitted with mirrors at both the ends. Next, let us come to laser threshold. Now हमारा एम है कि हमने जो रेजोनेंट कैविटी बना ली उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया. जब हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा एम क्या है? हम चाहते हैं एक कंटिन्यूअस beam of amplified light. So that means continuously resonant cavity के अंदर oscillations amplify होते रहने चाहिए. That means the oscillations must be sustained in the cavity. It must be produced continuously, जिसे हम कहते हैं continuous wave mode. तो इसके लिए क्या है? The net losses suffered by the beam must be compensated by the gain of the laser medium per pass. Per pass means per round trip. Per round trip means अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कैविटी से मान के चले, यहाँ से बीम शुरू हुई है चलना, तो एक बार वो एक मिरर से रिफ्लेक्ट होएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जब वो इनिशियल पॉइंट पे आती है, दैट इज वन पास या वन राउंड ट्रिप. सो the gain of the medium should be more than losses suffered by the beam. तो अभी तक हम losses के बारे में बात नहीं कर रहे थे. Now let us come to losses. What are the reasons of losses? हमने बात की थी कि हम कैविटी की वॉल्स इस तरह बनाते हैं कि अनडिजायर्ड डायरेक्शन में जो फोटोन्स चले वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएं. तो ये हमारे लिए एक लॉस है, बिकॉज कैविटी के अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स डिक्रीजेज, एब्जॉर्प्शन की वजह से फोटोन्स कम हो जाते हैं. So loss due to absorption. Then they are scattered inside the cavity in different direction, that is loss due to scattering. और reflection wall से भी हो सकती है जो loss है, और mirror से भी ये reflections होती हैं, और वहाँ पे absorption, कुछ ना कुछ absorption हो जाती है, because nothing is perfect. Then losses may be due to diffraction because of the finite size of the laser components. और जो हमने आउटपुट बीम निकाल ली आउटपुट कपलर से, हमारे लिए वो भी एक लॉस है, बिकॉज इतने फोटोन्स कैविटी के अंदर कम हो गए. तो जितने फोटोन्स बाहर निकले अंदर, उसी समय उतने फोटोन्स कम से कम और ऐड होने चाहिए. Now gain of the medium is due to feedback process of the cavity, as we discussed earlier. Stimulated emission के कारण बार बार रिफ्लेक्शन होएगी जब दोनों मिरर से, तो रिफ्लेक्टेड फोटोन्स नए नए स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते रहेंगे. सो दैट इज गेन ऑफ द मीडियम. तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण जो नए फोटोन्स ऐड हुए बीम में, दैट इज द गेन ऑफ द मीडियम. तो गेन शुड बी मोर देन लॉस.
Now the feedback process will result in gain, और ये gain भी हमें कब मिलेगा? If the length of the cavity is such that after reflection from the mirrors, the incident and reflected beams are in the same phase. Otherwise, अगर phase opposite है या different phase difference है, तो हमें destructive interference मिलेगा दोनों beams का, और beam की strength सब कुछ होते हुए भी incident beam और reflected beam में destructive interference के कारण beam attenuate हो जाएगी, amplification नहीं होगी. So here in this diagram we have shown, सबसे ऊपर वाले डायग्राम में इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम अपोजिट फेज में हैं, सो उनकी वजह से जो बीम आई उसका एम्पलीट्यूड एकदम कम हो गया, एकदम बीच में हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ब्लैक सॉलिड लाइन. सबसे नीचे वाले डायग्राम में इंसिडेंट बीम एंड द रिफ्लेक्टेड बीम दे आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज, सो द रिजल्टेंट बीम इज एन एम्पलीफाइड बीम. तीनों डायग्राम्स में इस बीम का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है. सो दिस इज़ व्हाट वी वांट कि रिफ्लेक्शन के बाद बीम जो है वो सेम फेज में रिफ्लेक्ट हो. तो इसके लिए फिर हमें कैविटी की लेंथ भी चूज करनी पड़ेगी. सो जब हम ये सब अचीव कर लेते हैं तो गेन लॉस से बड़ा हो जाता है, एंड डिवाइस विल प्रोड्यूस कंटिन्यूस ऑसिलेशंस, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, एंड वी विल गेट अ कोहेरेंट आउटपुट बीम. अब हम आते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर सस्टेन्ड लेजर ऑसिलेशन. नाउ जो लेजर कैविटी की लेंथ हमें चूज करनी है, इट शुड बी सच दैट twice the length of the cavity is equal to the integral multiple of the wavelength. Each wave is at the same phase after reflection from the cavity mirrors if the length satisfies this condition, and therefore due to constructive interference the amplitudes get added up, the wave gets amplified. So that means रेजोनेंट कैविटी में दोनों मिरर्स के बीच में अगर हाफ वेवलेंथ फिट होती है, इफ द लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो रिफ्लेक्टेड वेव इंसिडेंट वेव के सेम फेज में होगी. अगर दो हाफ वेवलेंथ्स फिट हो रही हैं तो भी रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में होगी. तीन हाफ वेवलेंथ्स फिट हो रही हैं तो भी द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इन द सेम फेज, and so on. So the length of the resonant cavity must be integral multiple of lambda by 2, where lambda is the wavelength of the waves. If n is the refractive index of the medium, then the effective length of the cavity is n into L, refractive index multiplied by length. So the length of the cavity should be 2nl equal to m lambda, where m can be 1, 2, 3 and so on. lambda की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें. lambda is c by nu, so m is equal to c by nu, must be equal to 2nl. that gives us nu equal to mc by 2nl क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और न्यू से हम ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi nu, that is 2 pi mc upon 2 nl gives us pi mc upon nl. जो नीचे हमने डायग्राम दिया हुआ है रेजोनेंट कैविटी का, इसमें हमने शो किया हुआ है किस तरह सस्टेन्ड ऑसिलेशंस इस कैविटी में प्रोड्यूस होंगी जब नेसेसरी कंडीशन मीट होगी, एंड दे ऑल द वेव्स विल बी इन द सेम फेज. Now if the reflection coefficient of the mirror is r, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट. सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर. दैट मीन्स अगर एक लाइट वेव किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. इट बिकम्स इक्वल टू आई इंटू आर बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1. We already know the intensity of radiations at a position z in a medium is given by Iz equal to I naught exponential minus alpha omega z. यहाँ हम मान के चल रहे हैं जो मीडियम है हमारा that is homogeneous.
नाउ सिंस अल्फा ओमेगा इज नेगेटिव, हम ऑलरेडी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर चुके हैं, सो अल्फा ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव है. दैट मीन्स we can write Iz equal to I naught exponential alpha omega z. अल्फा ओमेगा का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले दिया बिकॉज अल्फा ओमेगा इज नेगेटिव. ना हमें मालूम है हमारे पास रेजोनेंट कैविटी में दो मिरर्स होते हैं. एक का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मान लिया R1 है, दूसरे का R2 है. देन ईच राउंड ट्रिप मैंने पहले बताया था क्या है, दैट मेक्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बीम इक्वल टू 2L, बिकॉज एक बार बीम एक मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, एक बार दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2 into length of the cavity. Then the intensity of the initial beam decreases by R1 into R2. एक बार R1 से रिफ्लेक्शन, एक बार R2 से रिफ्लेक्शन. So Iz now becomes R1 into R2 into जो ऑलरेडी बीम की इंटेंसिटी थी I naught एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ओमेगा L. Z को हमने रिप्लेस कर दिया 2L से 1 राउंड ट्रिप के लिए. So let us put R1 R2 is equal to exponential of minus 2 gamma, where gamma is some constant. Then taking log on both the sides, log R1 R2 is equal to minus 2 gamma. और यहां से गामा निकाल लिया. गामा is equal to minus half log R1 R2. Gamma gives us द इंटेंसिटी लॉस पर पास. क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से लॉसेज हो रहे हैं हमें, तो गामा इज अ मेजर ऑफ दैट लॉस ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू रिफ्लेक्शन पर पास थ्रू द मीडियम. Putting the value of R1 into R2, we get intensity Iz equal to I naught exponential 2 alpha omega L. R1 R2 की वैल्यू पुट कर दी, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 गामा, और दोनों एक्सपोनेंशियल्स को आपस में हमने ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, नॉट ऐड. सो Iz इक्वल टू I naught एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ओमेगा L माइनस 2 गामा. 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आया Iz इक्वल टू I naught exponential 2 alpha omega L minus gamma. Now for sustained laser oscillations, that means for amplification, the intensity should increase. जितनी भी अभी है intensity, थोड़ी देर बाद उससे ज़्यादा होनी चाहिए intensity. So that means Iz must be greater than equal to I naught. जो इनिशियल इंटेंसिटी थी बीम की 0 टाइम पे, Iz should be greater than that. और greater than ना हो तो थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए कम से कम इक्वल टू हो, उससे कम तो कतई नहीं होनी चाहिए. So therefore we put the value of Iz I naught exponential 2 alpha omega L minus gamma must be greater than or equal to I naught. I naught is not 0, तो एक्सपोनेंशियल मस्ट बी आई नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो गया. सो एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ओमेगा L माइनस गामा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एक्सपोनेंशियल इज 1 व्हेन इट्स पावर इज equal to 0 or greater than 0. So that means alpha omega L minus gamma must be greater than or equal to 0, or alpha omega must be greater than equal to gamma upon L. अल्फा ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे इस कंडीशन में. हमारे पास आया A21 n पाई स्क्वेयर C स्क्वेयर G2 अपॉन G1 ओमेगा स्क्वेयर G1 अपॉन G2 N2 minus N1 G omega must be greater than equal to L, gamma upon L, where we know G omega is the line shape function. बाकी सारी टर्म्स के भी नेम्स हमें मालूम है. यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए एक्सप्रेशन. G1 अपॉन G2 N2 माइनस N1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू गामा G1 ओमेगा स्क्वेयर अपॉन L A21 N पाई स्क्वेयर C स्क्वेयर G2 G ओमेगा. हम देख रहे हैं कि हमें इसके लिए अल्फा ओमेगा की वैल्यू अच्छी तरह याद होनी चाहिए.
Now the threshold condition is given by the minimum population difference required to start sustained laser oscillations and thus amplification of the beam. उसके लिए इस ऊपर जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है उसका सिर्फ इक्वल टू साइन हम रिटेन करेंगे और हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे फॉर नॉन डिजेनरेट लेवल्स व्हेन G1 is equal to G2 equal to 1. So we get N2 minus N1 is equal to gamma omega square upon L A21 n pi square C square G omega, and this equation gives us the critical population inversion. It is known as the threshold condition for laser oscillations. इतना कम से कम population inversion होगा तो laser oscillations just start होंगे, otherwise population inversion इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो we will get a continuous amplified beam. आज का ये लेक्चर इतना ही. These are the frequently asked questions in exams. I hope you understood whatever I taught you today. Thank you so much. Please revise the articles that we have done. Have a nice day. Thank you.